Students, good morning and welcome to Bind EduTech. In the lesson Birth, which is a thought-provoking story by A.J. Cronin, we were discussing in the previous video, that when did a miracle took place and what was that miracle? When the child was born lifeless, Dr. Andrew Manson came to the conclusion that the child was suffering from asphyxia pallida. That is, asphyxia pallida is a kind of disease in which excess of carbon and lack of oxygen which create कॉन्शस जो है न रह करके कॉन्शसलेस हो जाते हैं आदमी उसमें। तो एंड्रयू रियलाइज दैट द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया पैलिडा एंड ड्यू टू एस्फिक्सिया पैलिडा द चाइल्ड वाज अनकॉन्शस। द मेडिकल साइंस prescribes its treatment to plunge the child into hot water and cold water. Andrew did that, but he could not get success. Then he tried to give a special method of respiration, but he could not get success. Then Dr. Andrew applied his practical approach. He started to rub the child with a rough towel, and when he was crushing and releasing the pygmy chest of the child, then a miracle took place. All of a sudden, Andrew felt convulsive heave or jerk beneath his finger, and that was so exquisite that Andrew turned giddy. He felt almost faint. He redoubled his effort, and finally came the child's cry, and the lifeless child became alive. हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जब बच्चे का जन्म हुआ वो लाइफलेस था, जीवन के कहीं से कोई संकेत उसमें दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो आफ्टर वॉचिंग द चाइल्ड, उस बच्चे को देखकर एंड्रयू इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वो बच्चा एस्फिक्सिया पैलिडा नाम के बीमारी से ग्रसित है। मेडिकल साइंस उस बीमारी का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है। उस बच्चे को गर्म और ठंडे पानी में डुबकी लगाना। एंड्रयू ने वैसा किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब एंड्रयू स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पायरेशन यूज करते हैं, लेकिन वहां से भी उनको निराशा हाथ लगती। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन हार चुके थे। वो वृद्ध महिला
कि आंखें जल रही थी, रो रही थी। वो एंड्रयू को लग रहा था कि सब कुछ बेकार हो गया, उनका सारा प्रयास फ्यूटाइल, निरर्थक हो गया। लेकिन एंड्रयू अंत तक हार नहीं मानते और अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को लगाते हैं। इसके बाद जब उस बच्चे को खुरदरे तौलिए से रब कर रहे थे, रगड़ रहे थे, और जब उसके नन्हे पिग्मी चेस्ट को क्रश और रिलीज कर रहे थे, तभी अचानक एंड्रयू के अंगुलियों के नीचे से झटका जैसा महसूस होता है। जब उनके अंगुलियों के नीचे जीवन उभरने के जो संकेत थे इतने शानदार थे कि लगा कि उनको बेहोश हो जाएंगे। एंड्रयू ने अपना प्रयास दुगना कर दिया। उस बच्चे के नॉस्ट्रिल से रंग बिरंगा बबल जैसा निकलता है, उसका स्किन का कलर चेंज होने लगा और अंत में शानदार रूप से बच्चे के रोने की आवाज आती है। और इस प्रकार से एंड्रयू मैनसन ने अपने प्रैक्टिकल अप्रोच से उस बच्चे को वो जीवित कर देते हैं। देखिए, डॉक्टर एंड्रयू, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो नर्स कह रही थी कि लेकिन डॉक्टर, ये बच्चा तो मरा हुआ है। जब बच्चा एंड्रयू के हाथ से फिसल गया था तो नर्स भनभना करके बोल रही थी कि भगवान के नाम पर दया कर दो डॉक्टर, ये बच्चा तो लाइफलेस ही जन्म लिया है। एंड्रयू पूरी तरह से खून का घूंट पीकर थे, उस नर्स से लग करके अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना नहीं चाहते थे। जैसे ही जब बच्चा जीवित हुआ और रोने की आवाज आई तो नर्स को मानो उन्माद की बीमारी, हिस्टीरिया हो गई। देखिए वो क्या कहती है, डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ड हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। नर्स उन्मादी रूप से जो है बोल रही है कि हे ईश्वर, ये बच्चा तो जीवित हो गया, ये बच्चा तो जीवित हो गया। देखिए, रियली में बच्चा मरा हुआ नहीं था, अनकॉन्शियस था वो। बताए जो है उसके ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पा रहा था। अब नर्स जो है वो रियलाइज कर गई थी कि बच्चा जो है वो मर चुका है। एंड्रयू जब बच्चा जीवित हुआ तो सबसे पहले एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। एंड्रयू ने सबसे पहले बच्चा किसको सौंपा? उस नर्स को ही। देखिए, यही सी चीज का एंड्रयू इंतजार कर रहे थे। ये बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको कोई बोले कि आप फेल कर जाएंगे, फेल कर जाओगे, तो कभी उससे मुंह मत लगो, क्योंकि अगर आप मुंह लगते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा बर्बाद होगी। वेट एंड वॉच द सिचुएशन विथ कंप्लीट पेशेंस एंड स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। परिस्थितियों पर पूरी नजर रखें, अपनी ऊर्जा को दुगना करें और लोहे पर तभी चोट करो जब लोहा गर्म हो। देखते हैं, लोहार एक क्षण का इंतजार नहीं करता, वो आग में जो है ना लोहे को डालकर वेट करता है कि कब ये रेड हॉट हो जाए, एकदम लाल तप्त गर्म होता है, तो उस पर हथौड़ा मारता है तो जिस शेप में चाहता है ना उसको मोड़ लेता है। अगर उस अपॉर्चुनिटी को वो मिस करे और अगर वो ठंडा पड़ जाए तो चाहे जितना पीटते रहे
वो या तो टूट जाएगा या सही रूप में वो मुड़ेगा नहीं। इसलिए कहा जाता है स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। एंड्रयू इसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे। जब बच्चा जीवित हुआ तो सबसे पहले एंड्रयू ने उस बच्चे को किसको सौंपा? नर्स को सौंपा, जो उन्मादी होकर के बोल रही थी कि हे ईश्वर, ये बच्चा तो जीवित हो गया, बच्चा तो जीवित हो गया। तो ये एंड्रयू ने उससे बदला लिया, लेकिन सकारात्मक रूप से। जैसे मैंने आपको अभी बता रहा था कि अगर आपको कोई कहे कि फेल कर जाओगे, फेल कर जाओगे, तो उससे अगर आप मुंह लग गए तो झुठमुठ के तनाव में आ जाएंगे, ऊर्जा आपकी बर्बाद हो जाएगी। उसकी बातों को अपनी शक्ति बनाइए और अपने प्रयास को आप दुगना कर दें। और जब आप टॉप करके फर्स्ट डिवीजन से पास करके जाइए तो स्वीट्स का पहला पैकेट उसी आदमी को दीजिए जो आपसे बार बार बोल रहा हो कि फेल कर जाए, और एकदम हाथ जोड़कर कि देखिए आपके दुआ आशीर्वाद से मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर आया हूं, कृपया मुंह मीठा कीजिए। तो मिठाई खिलाना नहीं हुआ, भिगा करके मुंह पर जूता मारना हुआ। और वो जो मिठाई का जो तिखाई है वो आदमी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो एंड्रयू ने बिल्कुल सही तरीके से बदला लिया। जो बार बार बोल रही थी कि लेकिन डॉक्टर, ये बच्चा तो लाइफलेस है, भगवान के नाम पर दया कर दो, क्या इस निर्जीव बच्चे के साथ इस तरह से जो है आप कर रहे हो। और जब बच्चा रोया, जीवित हुआ, तो एंड्रयू ने सबसे पहले बच्चे को किसको सौंपा? नर्स को सौंपा। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड, ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। एंड्रयू बिल्कुल कमजोर महसूस कर रहे थे, थके हुए। अबाउट हिम द रूम ले इन ए सडरिंग लीटर। पूरे कमरे में जो है वो कंपकंपी कर देने वाले हर तरफ से कचरे फैले हुए थे। ब्लैंकेट्स, कहीं कंबल, टॉवेल्स, तौलिया, बेसिन, स्वाइल्ड इंस्ट्रूमेंट, गीले जो है औजार, हाइपोडर्मिक सिरिंज इम्पेल्ड बाय इट्स पॉइंट इन द लिनोनियम। नीचे जो इंजेक्शन लगा करके जो फेंके थे उसके पॉइंट वो दर्री में जो है नीचे जो फर्श पर बिछा हुआ था उसमें फंसे हुए थे। ईवर पलट गया था। केटल ऑन इट्स साइड इन द पडल ऑफ वाटर, उसमें पानी में गाद कचरा जमा हुआ था। अपॉन द हडल्ड बेड द मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली। उधर बेड पर सुसन मॉर्गन अभी भी बेहोशी की हालत में ही वहां पर पड़ी हुई थी। वो अच्छा था कि अभी तक वो बेहोश थी, नहीं तो अगर पहले होश आता और ये पता चलता कि बच्चा लाइफलेस है तो 20 वर्ष के बाद वो मां बनने जा रही थी, वो तो हार्ट अटैक से ऐसे ही मर जाती पहले ही। थ्रू द एनेस्थेटिक, अभी भी पूरी तरह से एनेस्थेसिया के प्रभाव से वो मुक्त नहीं हुई थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल। वो जो वृद्ध महिला थी, मतलब सुसन मॉर्गन की मां, अभी भी दीवार के सहारे टिकी हुई थी। बट हर हैंड्स वेयर टुगेदर। पहले जो ऐसे रखी हुई थी ना, यहां पर गर्दन में इस तरह से टिकाकर दीवार पे वो टिकी हुई थी, लेकिन अब उस वृद्ध महिला के हाथ ऐसे जुड़े हुए थे। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड। और उस वृद्ध महिला के लिप्स मूव कर रहे थे लेकिन बिना किसी आवाज के। शी वाज प्रेइंग। वो ईश्वर की प्रशंसा कर रही थी, ईश्वर की इस तरह से करके वो प्रार्थना कर रही थी, ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव। यंत्रवत
यंत्र की भांति एंड्रयू ने अपने स्लीव को रंग आउट, जो बार बार उसको जो प्लंग किए थे गर्म पानी ठंडे पानी में, इसमें वो भीग गया था, उसको रंग आउट ऐसे निचोड़ते हैं एंड्रयू। इसके बाद पुल्ड ऑन हिज जैकेट, अपना जैकेट पहन लेते हैं। एंड्रयू इतने ज्यादा थके हुए थे कि उनको अपने बैग ले जाने की भी उनके अंदर क्षमता नहीं थी। आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, नर्स को एंड्रयू बोले कि मैं अपना बैग बाद में ले जाऊंगा। ही वेंट डाउन अ स्टेयर, एंड्रयू सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, किचन से होकर के वो बर्तन धोने वाले कमरे तक गए। स्कलरी, ए रूम फॉर वॉशिंग डिशेस एंड फॉर सिमिलर वर्क इज नोन एज स्कलरी, जहां बर्तन धोने वाला जो कमरा होता है। हिज लिप्स वर ड्राई, एंड्रयू के होठ बिल्कुल सूख रहे थे। एट द स्कलरी ही टूक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और स्कलरी में एंड्रयू एक लंबी जो है घूंट लेते हैं पानी की। ही रिच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और एंड्रयू अपना कोट और हैट पहन लेते हैं। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विथ ए टेंस एक्सपेक्टेंट फेस। जब एंड्रयू बाहर निकले तो जो मॉर्गन तनाव और उम्मीद, दो तरह के भाव थे जो मॉर्गन के चेहरे पर। हम लोगों ने देखा स्टोरी में कि जो मॉर्गन अंदर नहीं गया था, वो बाहर ही 12 बजे रात में वेट कर रहा था एंड्रयू का, और जब घर आया तो अंदर नहीं गया। और अपना पूरा जो है विश्वास एंड्रयू, पूरी अपनी उम्मीद एंड्रयू पर टिकाए हुए था कि कब डॉक्टर बाहर निकलते हैं। और पूरी रात वो बेचैनी से वहां चहलकदमी कर रहा था। सोचिए उसके लिए एक क्षण कैसे रहे होंगे। जब एंड्रयू बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि जो मॉर्गन के चेहरे पर उम्मीद और तनाव दोनों के भाव थे, और जो मॉर्गन को एंड्रयू ने क्या कहा, ऑल राइट जो, ही सेड थिकली बोथ ऑल राइट। एंड्रयू ने जो को बोला कि सब कुछ ठीक ठाक है जो मॉर्गन, दोनों सही सलामत है, जच्चा बच्चा दोनों, मां और बच्चा दोनों सही सलामत है। इट वॉज क्वाइट लाइट नियरली 5 o'clock, अब पूरी तरह से रोशनी आ गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। इसका मतलब कि एंड्रयू ने कितने देर में दोनों को ट्रीट कर दिया और अपने पेशे के साथ जस्टिस कर लिया। तो हम लोगों ने स्टोरी में देखा कि बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ था, 4:30। जब नर्स आवाज दी तो उस समय 3:30, 3:30 बज रहे थे। 1 घंटे के प्रयास के बाद बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चा लाइफलेस था और मां मौत के कगार पर। लेकिन आधे घंटे में एंड्रयू ने दोनों को ट्रीट करके और दोनों को जो है एंड्रयू बचा लेते हैं। ओनली हाफ एन आवर। जब वो वहां से निकलते हैं तो 5 बज चुके थे। नियरली 5 o'clock, ए फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, कुछ खनिक ऑलरेडी बाहर आ चुके थे गलियों में। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, वो अपना नाइट शिफ्ट करके बाहर वो निकल रहे थे। कोलफील्ड एरिया में या फैक्ट्री में
3-4 शिफ्ट में लगातार काम चलते हैं, मॉर्निंग, डे, इवनिंग, नाइट, ये 4 शिफ्ट चलते हैं, 6x4 24 आवर्स के। तो रात के शिफ्ट को पूरा करके कुछ खनिक लौट रहे थे और कुछ मॉर्निंग शिफ्ट में ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the others under the morning sky. जब एंड्रयू उन लोगों के साथ चल रहे थे तो एंड्रयू को अपने ही कदमों की आहट आवाज सुनाई पड़ रही थी। He kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in Blanley. और एंड्रयू ने अब तक जितने भी काम ब्लैनली में किए थे उन सारे चीजों को भूल चुके करके, और एंड्रयू ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोलते हैं, I have done something, oh God, I have done something real at last. I have done something, I have done something, oh God, I have done something real at last. I have done something real at last. ये जो स्टेटमेंट है, एंड्रयू जब जो मॉर्गन के घर से मां और बच्चे को दोनों को ट्रीट करने के बाद जब वहां से लौटते हैं, तब रास्ते में यह स्टेटमेंट देकर एंड्रयू ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। उस दिन जो प्यार में उनको असफलता मिली थी, उससे ज्यादा खुशियां उनकी पेशे में मिली सफलता से मिली थी। Why did Andrew say, "Oh God, I have done something real at last. Oh God, I have done something real at last." तो हम लोगों ने देखा कि जिस शाम की एक घटना थी, एंड्रयू डिसअपॉइंटेड मीटिंग से लौटे थे अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ। वो फिजिकली और मेंटली टायर्ड थे, लेकिन ईश्वर ने उनको अपने प्रोफेशनल इथिक्स का सम्मान करते हुए वहां जाने के लिए ऊर्जा दिया। ईश्वर ने उनकी मदद की कि वो अपने ड्यूटी एज ए डॉक्टर को पूरा करें। इधर फिजिकल रिक्वायरमेंट अलग जो है वो डिमांड कर रही थी, लेकिन ईश्वर ने उनको इतनी ऊर्जा दी कि वो अपने फर्ज को निभा सकें। जब एंड्रयू जो मॉर्गन के घर पहुंचते हैं और जब बच्चे का जन्म लाइफलेस होता है और मां मौत के कगार पर, तो फिर एक बार एंड्रयू धर्म संकट में है कि वो पहले मां को ट्रीट करें या बच्चे को। और एज ए डॉक्टर उनके दोनों कर्तव्य थे, मां को भी ट्रीट करना और बच्चे को भी। ईश्वर ने जब यहां पर एंड्रयू पूरी तरह से डायलिमा में फंस जाते हैं, धर्म संकट में, तो एंड्रयू को ईश्वर ने उनकी धर्म संकट से मुक्ति दिलाई और एक साथ एंड्रयू ने 2 जिंदगियों को बचाया। इसलिए एंड्रयू जब जो मॉर्गन का घर छोड़ रहे हैं तो यह स्टेटमेंट जारी करके ईश्वर को
धन्यवाद दे रहे हैं कि हे ईश्वर, वास्तव में अंत में मैंने कुछ कर दिखाया, वास्तव में अंत में मैंने कुछ कर दिखाया। अब यहां पर जो क्वेश्चन होगा कि when did a miracle took place, what was that miracle? When did a miracle take place? What was that miracle? What was that miracle? कब एक चमत्कार हुआ और वह चमत्कार क्या था? तो when डॉक्टर एंड्रयू मैनसन was crushing and releasing the pygmy chest of the child, a miracle took place। ठीक उसी समय एक चमत्कार होता है। The child began to gasp and finally came the child's cry, और अंत में बच्चे की रोने की आवाज आती है। The lifeless child, the lifeless child became alive, और जो लाइफलेस चाइल्ड था वो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। दैट वॉज द मिराकल। यही मिराकल जो है वो घटित होता है। अब यहां पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन। There are lot of differences, there are lot of differences between a textbook medicine and the वर्ड ऑफ ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। ये जो बुक का एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिसिंग फिजिशियन और टेक्स्ट बुक मेडिसिन में बहुत अंतर होती है। फिजिशियन, तो इसको हम लोग कैसे जो है वो डिस्कस करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? तो when the child was born lifeless, जब बच्चे का जन्म निर्जीव होता है। डॉक्टर एंड्रयू came to the conclusion that the child was suffering from asphyxia pallida. The textbook medicine prescribes its treatment to plunge the child into hot water and cold water। जब बच्चे का जन्म निर्जीव होता है और एंड्रयू उस बच्चे को देखते हैं तो ही केम टू द कंक्लूजन,
वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया पैलिडा, कि बच्चा एस्फिक्सिया पैलिडा नाम के बीमारी से ग्रसित है। द टेक्स्ट बुक मेडिसिन, जो मेडिकल साइंस की जो बुक है, इस बीमारी का ट्रीटमेंट बताती है टू प्लंग द चाइल्ड इनटू हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, कि उस बच्चे को गर्म पानी और ठंडे पानी में एक एक करके डुबकी लगाना। एंड्रयू डिड दैट, एंड्रयू ने ऐसा किया, बट ही कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। देन ही ट्राइड टू गिव अ स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पायरेशन। तब एंड्रयू क्या करते हैं, उस बच्चे को स्पेशल मेथड ऑफ रिस्पायरेशन, विशेष तरीका अपनाते हैं, उसको सांस देने का कोशिश करते हैं, बट स्टिल ही कुड नॉट गेट सक्सेस, लेकिन वहां पर भी उनको सफलता नहीं मिलती है। फाइनली एंड्रयू अप्लाइड हिज प्रैक्टिकल अप्रोच। तब एंड्रयू क्या करते हैं, अपने प्रैक्टिकल अप्रोच को लगाते हैं। ही स्टार्टेड टू रब द चाइल्ड विथ ए रफ टॉवेल, वो एक रफ टॉवेल से उस बच्चे को रगड़ने लगे। एंड व्हेन ही वाज क्रशिंग द एंड रिलीजिंग द पिग्मी चेस्ट ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे के पिग्मी चेस्ट को क्रश और रिलीज कर रहे थे, देन ए मिराकल हैपेंड, तभी एक चमत्कार हुआ। द चाइल्ड बिगेन टू गास्प, एंड्रयू रीडबल्ड हिज एफर्ट and finally came the child's cry. Thus we can say that there are lot of differences between a textbook medicine and the world of a practicing physician. If Andrew had confined his treatment on textbook medicine, he would never be able to resuscitate the child. अगर एंड्रयू ने अपने उपचार का दायरा टेक्स्ट बुक मेडिसिन तक ही सीमित कर दिया होता तो एंड्रयू कभी उस बच्चे को जीवित नहीं कर सकते थे। अतः हम कह सकते हैं कि यह सही कहा गया है कि एक टेक्स्ट बुक मेडिसिन और प्रैक्टिसिंग फिजिशियन की दुनिया में बहुत अंतर होती। तो हम लोग इस लेसन को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। अब दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे यूनिट के साथ मिलेंगे। थैंक्स।